नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की सुरक्षित सीमाओं के लिए सेना के साहस को सराहा। पोखरण में सेना के लाइव फायरिंग अभ्यास का किया अवलोकन, जवानों के साथ किया संवाद। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए अमित शाह। 2 दिवसीय बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दिया गया जीत का मंत्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में हुए हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर व्यक्त की चिंता। कहा, इस तरह की चरमपंथ ताकतों को नहीं मिलनी चाहिए कोई जगह। हमारे महावाणिज्य दूतावास ने की है पुलिस में शिकायत। विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किए जाने से जेडीयू नाराज। इंडी गठबंधन की आपसी खींचतान पर भाजपा ने ली चुटकी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर बढ़ा विवाद। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल सरकार आम लोगों के जीवन से कर रही है खिलवाड़। ईडी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फिर जारी किया समन। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में घिरे तेजस्वी को 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर की यात्रा पर पहुंची। उन्होंने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोखरण फायरिंग रेंज में सेना के लाइव फायरिंग अभ्यास को उन्होंने देखा और सेना के स्वदेशी टैंक अर्जुन पर ड्राइव भी किया। स्वदेशी टैंक अर्जुन भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसे राजस्थान के थार इलाके में दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लिए महारत हासिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के जवानों जिन्होंने युद्ध अभ्यास में भाग लिया उनके साथ संवाद किया, उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति ने कहा कि आपके काम को देखकर लगता है कि हमारे देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे भारत एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज प्रदर्शित आत्मनिर्भरता का उदाहरण हमारे सशस्त्र बलों के निरंतर इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सब मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारे देश की सेनाएं हर चुनौती का डट कर सामना करने के लिए सदैव सक्षम और तत्पर है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक जारी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को फुल प्रूफ करने के लिए बीजेपी इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद बैठक का समापन हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में हुए हिंदू मंदिर पर हमले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के चरमपंथियों को कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज़म जो है,
ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान महाकुंभ का शुभारंभ किया। ये आयोजन स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर हो रहा है। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब हर शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध होगी। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, किसानों के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर नमन। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के बिलारी में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 18 प्रतिभाशाली किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी लोकार्पण हुआ। अपने संबोधन में यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल में नई जान फूंक दी है। हमने कहा चौधरी साहब के प्रति हमारा नमन है, क्योंकि चौधरी साहब की कर्मभूमि की चीनी मिल, छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वो चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ बागपत और उसके आसपास की जनता की सेवा कर रही है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हुए हैं। और आज मैं फिर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार है, ये बोलती कम है और परिणाम ज्यादा दिखती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु के नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में पुरुष छात्रावास का उद्घाटन किया। खेलों और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए पिछले कुछ समय के दरमियान सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। ये उन्हीं महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। खेल मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में खेल बजट को 3 गुना बढ़ाया गया है। I'm thankful to Prime Minister Modi, who has increased the budget 3 times in last 9 years. 3 times the budget has increased. And if I have to talk about my athletes and their performance, as a sports minister of India, I can proudly say, if you look at the last 2 years, from Tokyo Olympics till now, we have won the highest medals in Tokyo Olympics, Paralympics, Deaf Olympics, then in Commonwealth Games, and now in Asian Games and Para-Asian Games. This is the best ever performance of Indians in the field of sports. छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की।
विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर मचे घमासान को लेकर भाजपा ने चुटकी ली। गठबंधन के चेहरे के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किए जाने से जेडीयू नाराज दिखाई दे रही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश कुमार का चेहरा पहचानते हैं। इस आपसी खींचतान पर कटाक्ष करते हुए भाजपा ने कहा, नीतीश कुमार जिस आस में विपक्षी गठबंधन में थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। नीतीश जी को अब पता चल रहा, पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, कभी पूरा होने वाला नहीं है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे। अब परिणाम तो सामने आ गया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर विवाद बढ़ गया। भाजपा ने इसे लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। भाजपा ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए उस पर मानवता का दुश्मन होने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल सरकार एक के बाद एक घोटाले कर रही है। लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है। मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज की सुरक्षा से जुड़ी आशंका के बाद भारतीय नौसेना तुरंत हरकत में आई। भारतीय नौसेना के विमान ने मौके पर पहुंचकर जहाज और उसके क्रू के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। नौसेना ने एक युद्ध पोत भी रवाना किया जो व्यापारिक जहाज को यदि किसी की सहायता की जरूरत हुई तो वो उपलब्ध करवाएगा। भारतीय नौसेना ने यह कदम इस सूचना के बाद उठाया कि पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज में ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। कुश्ती के पूर्व खिलाड़ी सुनील राणा का कहना है कि कुश्ती संघ के चुनाव सही तरीके और सही माहौल में हुए। ऐसे में अब सभी पक्षों को मिलकर कुश्ती की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात की खुशी जताई कि कुश्ती संघ को नया अध्यक्ष मिलने के बाद जमीनी स्तर कुश्ती से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं अब एक बार फिर से देखने को मिलेंगी। चुनाव सही तरीके से हुए। चुनाव में एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। तो अभी चुनाव हो चुके हैं, उसमें जो बॉडी जीती है वो रेसलिंग के लिए काम कर रही है। बहुत अच्छा हुआ, लेट हुआ, पर चलो अभी लेट हुआ तो ठीक है। कुश्ती को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी जो बॉडी बनी है उसको काम करने देना चाहिए। और उसमें रेलवे से जो सेक्रेटरी बने हैं वो रेलवे से हैं, तो सभी मिलकर सरकार चलाए, फेडरेशन चलाए
और जो बच्चों का नुकसान हुआ है 2 साल में, उससे बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी ने हर वर्ष की तरह इस साल भी सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाया। इन खेलों में दक्षिणी दिल्ली की सभी 10 विधानसभाओं में 17 दिसंबर से खेले गए क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी टूर्नामेंट के लीग मैचेस के बाद आज से 25 दिसंबर तक का लोकसभा स्तर पर सेमीफाइनल और फाइनल मैच आयोजित किए जा रहे हैं। क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल और कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ माननीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में दक्षिणी क्षेत्र की 30 टीमों ने प्रत्येक स्पर्धाओं में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने टीमों के बीच टॉस करवाकर मैच की शुरुआत कराई। वहीं सांसद रमेश बिदूड़ी ने अपने संबोधन से युवाओं का हौसला बढ़ाया। इस खेल स्पर्धा के फाइनल मुकाबले 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती सुशासन दिवस पर खेले जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने सभी सांसद क्षेत्रों के अंदर ये सांसद खेल स्पर्धा करने के लिए आयोजन का आह्वान किया है। गांव से कूचे से निकलकर बच्चे आते हैं, वो खेलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चा है, खेलकर आगे आएगा, वो स्टेट लेवल पर जाएगा। इसी के तहत ये दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में लगभग 10,000 एनरोल बच्चों के हुए। पहले विधानसभा के अनुसार लीग मैच कराए, 30-30 टीमें फाइनल में हम ये यहाँ पर करा रहे हैं और यहाँ पर कराने के बाद सभी बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार जीती हुई टीम को, विनर टीम को इनाम और शील्ड देने का काम करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भव्य गीता महोत्सव जारी है। 7 दिसंबर से शुरू हुआ ये महोत्सव 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। आज 18,000 स्कूली बच्चों ने वैश्विक गीता पाठ किया। इस अवसर पर प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से भी जुड़े। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के वैश्विक गीता पाठ के मंच पर असम के मुख्यमंत्री ने हरियाणा और असम का नाता जोड़ते हुए ये कहा कि आज के आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है। कृष्ण ने गीता का बानी दिया, देश को संदेश दिया, मानव जाति को संदेश दिया। ये संदेश आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी हमारे लिए फंडामेंटल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म युग का बारे में बताया, ज्ञान युग का बारे में बताया। भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग के लिए बताया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।